किसको काउंट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 1 पाउंड के 1 मोल के। हेलो एवरीवन, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माई सेल्फ उमेश यादव। तो देखो, हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कर रहे थे, अब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोल कंसेप्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मोल कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने आपको एटम और उसके वेट, मॉलिक्यूल और उसके वेट के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, तो आज की क्लास होने वाली है मोल कंसेप्ट के ऊपर, और इसमें मैं मोलर मास को भी लेके आऊँगा, ताकि आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएँ। ठीक है ना, जैसे ग्राम एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, ये सब क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको मोल कंसेप्ट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, मोल कंसेप्ट। तो देखो, आपका मोल होता क्या है। द मोल इज डिफाइंड एज द amount of the substance that contains Avogadro Avogadro's number of atoms or molecules is called a mole। ये क्या होता है आपका? मोल होता है। तो देखो इधर, मोल को समझते हैं, मोल होता क्या है। तो देखो, मोल जो है वो क्या है, एक काउंटिंग यूनिट है। मोल क्या है? ये एक काउंटिंग यूनिट है। काउंटिंग यूनिट है। अब इसका यूज आप किसको काउंट करने में करते हो? जो बहुत ही छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपके एटम्स हो गए हैं, आयंस हो गए हैं, मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, मतलब जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको काउंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मोल का यूज करते हैं। आप समझ रहे हो? तो काउंटिंग यूनिट है, और इसका यूज किस में करोगे? यूज्ड टू काउंट द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके एटम्स हो सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे सिर्फ दो ही लिखा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये पार्टिकल्स कोई भी हो सकते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, जो मर्जी ले लो। एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन एटसेट्रा। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मोल का यूज करते हैं। तो जो मोल होता है वो किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या बताता है? सब्सटेंस का अमाउंट बताता है कि एक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कितना अमाउंट है इन टर्म्स ऑफ मोल। समझ रहे हो? तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे सपोज करो आप किसी शॉप पे कोई सामान खरीदने जाते हो, तो फिर अगर आपको कोई सामान खरीदना होता है तो आप उसका वेट बताते हो ना। जैसे आपको 1 किलोग्राम चावल चाहिए या 1 किलोग्राम आपको चीनी चाहिए, तो आप अपने क्या किया? वेट बताया उसको। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो आपको पता है कि जब किसी सब्सटेंस की केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वहां पर उसका एटम ही इन्वॉल्व होता है। अब वो सब्सटेंस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब रिएक्शन करने जाएगा आपको उसका पूरा एटम ही वहां पे पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा। वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर ही होते हैं, तो इस वजह से आपको पूरा एटम ही वहां पे पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा। ठीक है ना? अब उस रिएक्शन के अंदर उस एलिमेंट या उस सब्सटेंस का तो जो एटम इन्वॉल्व है,
उसका कितना मास इन वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है? या अगर मॉलिक्यूल लेके आ रहे हो तो उसका कितना मास पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये कैसे बताओगे? तो ये चीज़ें हम क्या करते हैं मोल्स की टर्म्स में बताते हैं। हम कहते हैं कि भाई रिएक्शन में इस सब्सटेंस का इतने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दूसरे सब्सटेंस के इतने मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम उसके मास के बारे में भी बता देते हैं कि हाँ, इस सब्सटेंस का इतना मास रिएक्ट कर रहा है और इस सब्सटेंस का इतना मास यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? मोल को हम कहाँ यूज़ करते हैं? केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अमाउंट को बताने में यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको छोटे-छोटे साइज़ के पार्टिकल्स मिलेंगे। माइक्रोस्कोपिक लेवल के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको काउंट करने के लिए मोल का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना? अब ये नहीं कि आप जो आम भाषा में जो यूज़ करते हो 1 किलोग्राम, आप यहाँ पे थोड़ी ना बोलोगे कि भाई 1 किलोग्राम आप एक एटम लेके आओ। ठीक है ना? 1 किलोग्राम मतलब ये बहुत ज़्यादा वेट है। ये वेट बहुत ज़्यादा है। तो इतना वेट हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है ना? बात समझ रहे हो? इतना वेट हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं। और ये भी ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ़ 1 एटम लेके आना है। भाई 1 एटम अगर आप देखोगे तो उसका मास कितना होता है? जैसे हाइड्रोजन का अगर बात करूँ तो हाइड्रोजन के 1 एटम का मास कितना होता है? वो होता है 1 यू। अब यू को ग्राम में चेंज करो तो कितना आ जाएगा? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स है। तो ये वैल्यू बहुत ही छोटी है। अगर एक एटम आप किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा रहे हो मतलब वहाँ पे उसको आपको इतना ग्राम ले जाना पड़ेगा। 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम से। तो ये वैल्यू खुद में इतनी बहुत छोटी है, तो इतना ग्राम आप कैसे ले जाओगे? हाँ, इसकी जगह आप 1 ग्राम यूज़ कर सकते हो। इसकी जगह आप 1 ग्राम यूज़ कर सकते हो। समझ रहे हो? तो इसीलिए आपको एक स्टैंडर्ड तो रखना ही पड़ेगा ना, स्टैंडर्ड तो रखना पड़ेगा कि हाँ, मैं हर सबके लिए यहाँ पे सबके लिए मोल ही टर्म यूज़ करूँगा। तो ये बताता है कि भाई किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट कितना होगा और किसको काउंट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनको काउंट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। समझ गए? ठीक है? ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं? तो इसकी डेफिनेशन ये है और ये आपके मोल के बारे में हो गया। तो 1 मोल की डेफिनेशन देखो ज़रा अब। 1 मोल। तो 1 मोल 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस that contains the same number of that contains the same number of elementary entities as there are number of carbon atoms. Number of carbon atoms in exactly in exactly in exactly 12 gram of carbon 12 isotope. अब देखो ये क्या कहता है कि कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने कार्बन एटम्स होंगे उतने ही पार्टिकल्स हैं। ये एलिमेंट्री एंटिटीज मतलब पार्टिकल्स, उतने ही पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। अगर आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेके आ रहे हो तो उसके 1 मोल के अंदर ऑलवेज फिक्स नंबर ऑफ एंटिटीज होती हैं। कितना होगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने पार्टिकल्स या एंटिटीज। एंटिटीज कुछ भी हो सकता है या फिर पार्टिकल्स कह लो, ये कुछ भी हो सकता है। एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी। और माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर इसको काउंट करना है तो फिर मैं इसके लिए मोल थोड़ी ना यूज करूंगा, इसके लिए मैं मोल यूज नहीं करूंगा। ठीक है ना, यहाँ पर इसके लिए जो एक है वही बहुत बड़ी वैल्यू है, वही क्या है इसके लिए बहुत बड़ी वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के केस में जो अगर एक एटम की बात करते हो तो ये बहुत ही छोटे
छोटा, ये मतलब ये छोटा काउंट है, बहुत ही, ठीक है ना, छोटी वैल्यू है ये। तो उसको एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मोल का यूज करते हैं, ठीक है ना, कि एक, हाँ, कम से कम अप्रोक्स आपका एक डिसेंट अमाउंट आ जाए, ठीक है ना, तो हम मोल यूज कर रहे हैं वहां पर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के केस में इसको यूज किया जाता है। तो अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का एक मोल, अगर आप किसी भी सब्सटेंस का एक मोल लेके आ रहे हो, तो उसके एक मोल में कितनी एंटिटीज, कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन, और सबस्क्रिप्ट में ए लिखोगे, ठीक है। तो इस एंटिटीज को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। देखो इधर, अब जरा इस डेफिनेशन को एक बार फिर से ध्यान से देखो। कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने कार्बन एटम्स होते हैं, तो उसके 12 ग्राम में कितने कार्बन एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे, ठीक है। उसके 12 ग्राम में, कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में कितने कार्बन एटम्स होंगे, इतने ही एटम्स होंगे। और इतने ही पार्टिकल्स है, इतने ही पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में होते हैं, ठीक है ना। अभी मैं करके बताता हूँ कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको कहीं पे भी इतने पार्टिकल्स मिल रहे हैं, अगर आपको कहीं पे भी इतने पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो आप उसे एक मोल बोलोगे। क्या बोलोगे, एक मोल बोलोगे, ठीक है। इसलिए मोल क्या है, काउंटिंग यूनिट है, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए यूज करते हैं। और बताता क्या है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस बताता है, ठीक है ना, मतलब सब्सटेंस का अमाउंट कितना होगा, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे सपोज करो एक बीकर है, एक बीकर के अंदर आपके 12 पार्टिकल्स हैं या 12 आइटम्स हैं, ठीक है। अभी 12 आइटम्स या 12 पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एक डजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक डजन। तो ये क्या आपका 1 डजन है, एक डजन। तो एक डजन का मतलब ही क्या हो जाता है, 12 पार्टिकल्स हो जाता है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि इस पेन का एक डजन लेके आओ, तो आप कितने लेके आओगे, 12 लेके आओगे। तो 12 पार्टिकल्स को आप एक डजन बोलते हो, समझ रहे हो। पर हम डजन, ये जो ये जो यूनिट है, डजन जो यूनिट है, वो हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यूज नहीं कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा। आप 12 पार्टिकल लेके आओगे तब भी वो इतना डिसेंट अमाउंट नहीं है, ठीक है ना, डिसेंट अमाउंट नहीं है। आप समझ रहे हो, ठीक है। ऐसी सेम आपका, अगर एक बीकर में मान लो कि मैं 20 आइटम्स आइटम्स लेके आता हूँ, 20 आइटम्स मतलब 20 पार्टिकल्स हैं मेरे पास है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक स्कोर कहते हैं। ये क्या आपका 1 स्कोर, ठीक है। ऐसे आपका अगर मान लो कि इस बीकर के अंदर, इस बकेट के अंदर आपके 144 पार्टिकल्स रखे हुए हैं, 144 आइटम्स हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 12 डजन, यानी कि एक ग्रोस। ये क्या आपका एक ग्रोस। तो सेम चीज है, अगर मान लो कि इस बीकर के अंदर मैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने आइटम्स, इतने पार्टिकल्स रख देता हूं, तो इसको क्या कहा जाता है, हमेशा एक मोल यू कहा जाता है, ठीक है ना। अब एक मोल आप किसी का भी ले आओ, एक मोल आप टेबल ले लो, एक मोल आप पेन ले लो, एक मोल आप मार्कर ले लो, जो मर्जी ले लो एक मोल, ठीक है। लेकिन हम बड़े पार्टिकल्स के केस में मोल यूज ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर ऐसी यूनिट्स हैं, ठीक है ना, जो कि इनके लिए एप्लीकेबल हैं, ये काम करती हैं यहाँ पे। लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के केस में हमारे पास ऐसी कोई यूनिट नहीं थी, तो हमने वहां पे एक मोल को यूनिट बना दिया, जिससे हम किसी भी सब्सटेंस मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का अमाउंट ये बताते हैं मोल की टर्म्स में, ठीक है। और इससे आप किसी भी पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हो, किसी भी एटम्स को काउंट कर लो मोल की टर्म्स में, आयंस को कर लो, मॉलिक्यूल्स को कर लो, इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, प्रोटॉन्स कर लो, न्यूट्रॉन्स कर लो, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। सबको समझ में आ गया। तो अगर आप किसी भी सब्सटेंस का एक मोल लेके आओगे, तो उसके एक मोल में हमेशा इतने ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, इतने पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये अमाउंट एक डिसेंट अमाउंट है, क्योंकि रिएक्शन अगर आपको करनी होती है तो एक एटम जैसे मैंने हाइड्रोजन का बताया, एक एटम लाने का मतलब है कि उसका कितना मास लेके आ रहे हो, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स लेके आ रहे हो। अब बताओ इतनी छोटी वैल्यू कहाँ से लाओगे आप, तो एक डिसेंट अमाउंट तो करो, तो इसलिए हमने मोल बनाया, तो हम उसको वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। अब ये नंबर कैसे आया, एवोगैड्रो ने क्या लॉजिक लगाया, वो जरा समझते हैं। तो बहुत एक सिंपल सा लॉजिक है जो कि एवोगैड्रो ने यहाँ पे अप्लाई किया था, ठीक है, उसको समझते हैं।
देखो इधर, अगर मैं हीलियम की बात करूं, हीलियम की, तो हीलियम के एक एटम का मास कितना होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम, वन एटम ऑफ हीलियम, हीलियम के एक एटम का मास कितना होता है? 4u होता है। अब u को ग्राम में चेंज कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। अब खुद देखो, अगर आपको मान लो कि रिएक्शन में एक हीलियम का एटम चाहिए, आपको रिएक्शन में हीलियम का एक एटम चाहिए, तो आपको हीलियम का कितना ग्राम ले जाना पड़ेगा? इतना ग्राम ले जाना पड़ेगा। अब ये बताओ कितनी छोटी वैल्यू है, 10⁻24 के ऑर्डर का है, तो ये तो बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो इतना तो आप यूज ही नहीं कर पाओगे, मतलब ले ही नहीं, आप ले जा ही नहीं सकते इतना ग्राम तो, ठीक है ना? तो इससे बेटर है कि आप इसका 4 ग्राम ले जाओ। कितना ले जाओ? 4 ग्राम। समझ गए? अब देखो कि 4 ग्राम में इसके कितने एटम्स आपको ले जाने पड़ेंगे, 4 ग्राम में आपको इसके कितने एटम्स ले जाने पड़ेंगे, वो निकालो। कैसे निकालोगे? तो देखो, हीलियम के एक एटम का मास कितना है? इतना ग्राम है। हीलियम के एक एटम का मास कितना है? इतना ग्राम है। तो 4 और एक एटम का मास है ये, तो 4 ग्राम में आपको बताना है कि कितना होगा। जैसे सपोज करो एक पेंसिल की कीमत कितनी है? 5 रुपए है, 5 रुपए है, और आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए। तो बताओ 100 रुपए में आप कितनी पेंसिल खरीदोगे? तो आपने 100 को डिवाइड कर दिया 1 से, तो कितनी पेंसिल खरीदोगे आप? बताओ कितनी खरीदोगे? 20 खरीदोगे ना, 20 पेंसिल खरीद के लाओगे। तो आपने कैसे निकाला यहाँ पर? जो टोटल था, जैसे 4 ग्राम, 4 ग्राम में मुझे एटम्स निकालने हैं, एक एटम के वेट से डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स 4 ग्राम में कितने होंगे? तो 4 डिवाइडेड बाय एक एटम का मास, तो 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23। इतने हीलियम के एटम्स आपको लाने पड़ेंगे। समझ रहे हो? अगर रिएक्शन में हीलियम का एक एटम इन्वॉल्व है, तो आपको इतना मास ले जाना पड़ेगा। और खुद देखो कि ये वैल्यू कितनी छोटी है, ये ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो इससे बेटर है कि आप उसका 4 ग्राम ले जाओ। 4 ग्राम हम ला सकते हैं आराम से। और 4 ग्राम लाने के लिए आपको हीलियम के कितने एटम्स लाने पड़ेंगे? इतने एटम्स लाने पड़ेंगे। और ये क्या होता है? 1 मोल होता है। उन्होंने इसी को क्या कह दिया? ये 1 मोल है। इसी को क्या कह दिया उन्होंने? 1 मोल कह दिया। समझ रहे हो? और एग्जाम्पल देखो, जैसे जैसे कार्बन का ही देखो जरा एक बार। कार्बन का, कार्बन के एक एटम का मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के एक एटम का मास कितना है? 12u है। अब u को ग्राम में चेंज कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। तो ये भी बहुत छोटी वैल्यू है। अगर आपको कार्बन का एक एटम ले जाना है, मतलब इतना मास ले जाना पड़ेगा, तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, नहीं ले जा पाएंगे हम इतना तो। समझ रहे हो? तो हम इसकी जगह क्या करते हैं? 12 ग्राम ले आते हैं। अब देखो कि 12 ग्राम में कितने कार्बन एटम्स होंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें 12 ग्राम में, तो 12 ग्राम में निकालो कितने आएंगे? उतने आएंगे जितने कि हीलियम के 4 ग्राम में थे। निकाल के देख लो आप, इससे कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23। इतने कार्बन के एटम्स होंगे। समझ रहे हो? तो कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में कार्बन देखो कितने? इतने। और इतने ही आपके पार्टिकल्स, इतने ही पार्टिकल्स हीलियम के 4 ग्राम में भी है। और हीलियम का 4 ग्राम लेके आया, तो वहां पे कितने पार्ट हीलियम के एटम्स थे? इतने एटम्स थे। और इतने ही आपके कार्बन के 12 ग्राम में भी है, तो सेम ही तो है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इसी नंबर को हम क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। और इस 1 मोल के अंदर ऑलवेज फिक्स नंबर ऑफ एंटिटीज होती हैं। ये वैल्यू, इतने पार्टिकल्स मिलेंगे आपको। एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इसे। तो उसने बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगाया था। और एग्जांपल लेने, बताओ कौन सा लेना? मैग्नीशियम लेना, एल्युमिनियम लेना, कौन सा लेना? सोडियम लेना है? सोडियम ले लो। चलो सोडियम ले लो, सोडियम ले लो, या कोई मॉलिक्यूल लेना चाहते हो मॉलिक्यूल ले लो, पर चलो सोडियम कर लेते पहले। तो सोडियम के एक एटम का मास क्या है? मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम। सोडियम के एक एटम का मास क्या होता है? 23u। तो ये 23 इंटू
23 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स। तो अगर आपको सोडियम का एक एटम चाहिए तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इतना मास इसका ले जाना पड़ेगा रिएक्शन में। पर ये तो वैल्यू बहुत छोटी है। आप क्या करो, इसकी जगह 23 ग्राम ले जाओ। 23 ग्राम ले जाना आसान है। तो 23 ग्राम में नंबर ऑफ सोडियम एटम्स निकालो। तो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन 23 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा, 23 डिवाइडेड बाई एक एटम का मास, 23 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24। और ये वैल्यू भी कितनी आएगी, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इतने एटम्स होंगे। तो देख रहे हो, सोडियम के 23 ग्राम में जितने सोडियम एटम्स हैं उतने ही कार्बन के 12 ग्राम में कार्बन एटम्स हैं, और उतने ही हीलियम के 4 ग्राम में हीलियम एटम्स हैं। कोई फर्क पड़ रहा है क्या? आप बोलोगे ये तो एटम है, मॉलिक्यूल लेके बताओ। मॉलिक्यूल भी ले लो, चलो ऑक्सीजन ले लेते हैं, O2। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास बताओ जरा। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ O2। O2 के एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है, 32 U होता है। अब U को ग्राम में चेंज कर लो तो 32 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स। अब खुद देखो कि अगर आपको रिएक्शन में ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल अगर आपका यूज हो रहा है, जैसे कोई भी रिएक्शन ले लो, आप ये ले लो, Mg प्लस में O2 गिव्स टू MgO। ठीक है, बैलेंस कर लो, ये लो बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे देखो कि मैग्नीशियम का 2 एटम यहाँ पे यूज हो रहा है, और ऑक्सीजन का आपका क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। लेकिन खुद सोचो, अगर मैग्नीशियम का 2 एटम आप लेके आओगे तो उसका मास कितना लेके आओगे, तो एक एटम का मास हमें पता है 24 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24। तो 2 का कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 48 हो जाएगा। 48 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम से इतना वेट आपको लाना पड़ेगा। तो कितनी छोटी वैल्यू है। तो इसीलिए हम इतनी छोटी वैल्यू में बात ही नहीं करते हैं, हम तो मोल की टर्म से बात करते हैं। तो ये जो आगे कोफिशिएंट लिखा होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, ये मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना। और इसके 1 मोल में ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगाड्रो नंबर। और उसका मास कितना होगा, मोलर मास 32 ग्राम। निकाल के देखो 32 ग्राम में आपके कितने एटम्स आएंगे और कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, एवोगाड्रो नंबर ही आएंगे। करके देखो जरा। तो एक मॉलिक्यूल का मास इतना है, तो बताओ 32 ग्राम में, 32 ग्राम ले जाना आसान है, तो 32 ग्राम में बताओ कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स इन 32 ग्राम। तो 32 अपॉन में 32, एक मॉलिक्यूल का मास 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24। तो 32 से 32 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। देख लो, इसका मतलब इस रिएक्शन में अगर आपको ऑक्सीजन का 1 मोल चाहिए तो इसका मतलब 32 ग्राम ले जाना पड़ेगा, या फिर कह सकते हो कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ले जाने पड़ेंगे। समझ गए ना मेरी बात है। तो एवोगाड्रो ने बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक लगाया था, यही होता है आपका 1 मोल, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और इसका मास क्या होता है, मोलर मास, उस सब्सटेंस के मोलर मास के बराबर होता है, याद रखना। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, ये सारी चीज सबको समझ आ गई है, नोट कर लो। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contains always fixed number of entities, fixed number of particles, 6.022 into 10 की पावर 23 एंटिटीज हैं। समझ गए। और इतने मोल का मास है, इतने मोल का मास, ये इतने पार्टिकल्स का मास क्या होगा, उस सब्सटेंस के मोलर मास के बराबर होगा। समझ गए। अगर मैं इसका 1 मोल आता हूं तो इसके 1 मोल का जो वेट होगा, जो वजन होगा, जो मास होगा, वो इसके मोलर मास के बराबर होगा। समझ रहे हो। अगर मैं अपना 1 मोल लेके आता हूं तो मेरे 1 मोल का जो मास होगा वो क्या होगा, मेरा मोलर मास के बराबर होगा। बात समझ रहे हो। लेकिन हम इनके लिए तो यूज ही नहीं करते मोल, हमारे पास ऐसी यूनिट्स है पहले से जिसमें हम अपना, ठीक है ना, मास या वेट डिफाइन करते हैं। लेकिन इतने छोटे लेवल के जो पार्टिकल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, उनके मास को डिफाइन करने के लिए हमारे पास ऐसी कोई यूनिट नहीं है।
ठीक है ना। उनके अमाउंट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास ऐसी कोई यूनिट ही नहीं है। तो मोल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मास क्या होगा? मोलर मास। मोलर मास। अब मोलर मास जो है वो आपका या तो ग्राम एटॉमिक मास हो सकता है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। अगर एटम है तो 4 एटम्स, और या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूल्स। समझ गए? तो मोलर मास मतलब एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास है, और मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, समझ गए? तो ये याद रखना है आपको। जैसे देखो, अगर मैं वन मोल ऑफ, अगर मैं अगर मैं वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम लिख रहा हूं, तो इसके एक मोल में कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ठीक है, इतने एटम्स होंगे आपके। बात समझ आ रही है सबको? अगर मैं वन मोल ऑफ अगर मैं वन मोल ऑफ H2 लिख रहा हूं, H2 मॉलिक्यूल, अगर आप इसके एक मोल लेके आ रहे हो तो इसके एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल की बात करोगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मैं वन मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन लेके आ रहा हूं, तो उसके एक मोल में कितने आयंस होंगे? फिक्स है एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि एक मोल में फिक्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉन्स भी ला सकते हो। अगर आप एक मोल इलेक्ट्रॉन्स ला रहे हो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ला रहे हो? 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहे हो। तो आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मोल को यूज करा जाता है, ठीक है ना, इनके अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए। तुम्हारी बात है। और याद रखना, अगर मान लो कहीं पे लिखा हो 1 ग्राम एटम, क्या लिखा हो? 1 ग्राम एटम, या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल, या फिर 1 ग्राम आयन, तो इन तीनों का जो मतलब होता है वो क्या होता है? 1 मोल ही होता है। ये क्या होता है आपका? 1 मोल। ये याद रखना, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन, क्या है? 1 मोल। और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल्स आपके होंगे। और इतने पार्टिकल्स का मास क्या होगा? उस सब्सटेंस के मोलर मास के बराबर होगा। अब वो ग्राम एटॉमिक मास हो सकता है या फिर ग्राम मोलिकुलर मास हो सकता है। तुम्हारी बात है? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें? चलो, अब देखो इधर जरा, अब मोलर मास देखो जरा, अब मोलर मास समझते हैं। मोलर मास, मोलर मास क्या होता है? किसी भी कंपाउंड के एक मोल के मास को हम क्या बोलते हैं? मोलर मास है। तो वन मोल ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के एक मोल के मास को हम क्या बोलते हैं? मोलर मास कहते हैं। ठीक है, ऐसे आप एलिमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो, कंपाउंड कोई भी हो, ठीक है ना। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड। अब ये जो मोलर मास होता है वो या तो ग्राम एटॉमिक मास होगा या तो ग्राम मोलिकुलर मास होगा। ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम एटॉमिक मास किसका मास होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, एक मोल एटम्स का मास होता है। एक मोल एटम्स, और एक मोल में कितने एटम्स होंगे?
कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स अगर लेके आते हो तो इतने एटम्स का मास होता है ग्राम एटॉमिक मास, या फिर सिंपल आप उसे मोलर मास भी बोल सकते हो। ठीक है, ऐसी सेम आपका मॉलिक्यूल के लिए होता है ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास ये किसका मास होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास होता है ये। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स का मास क्या होता है? मोलर मास है, या फिर ग्राम मोलिकुलर मास है। समझ आ गई बात है? अब जरा इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो जरा, नोट कर लिया सबने? एग्जांपल से समझो अब जरा। देखो इधर, जैसे मैं हीलियम ले रहा हूं, तो हीलियम के एक एटम का मास कितना होता है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम। 1 एटम ऑफ हीलियम। हीलियम के एक एटम का मास क्या होता है? 4u होता है। क्या होता है? 4u। तो आपको क्या चाहिए? उसके 1 मोल का मास चाहिए। मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम। हीलियम के 1 मोल का मास चाहिए, क्योंकि हीलियम एलिमेंट है तो ग्राम एटॉमिक मास ही होगा, या सिंपल आप मोलर मास भी बोल सकते हो। ठीक है ना, सिंपल आप मोलर मास भी बोल सकते हो। तो हीलियम के 1 मोल का मास आपको निकालना है, मतलब इसे ग्राम एटॉमिक मास आपको निकालना है। क्या निकाल रहे हो आप? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास है, ये आपको निकालना है। तो ग्राम एटॉमिक मास यानी कि 1 मोल का मास क्या हो जाएगा? सिंपल है, आपको हीलियम के एक एटम का मास पता है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम। क्योंकि 1 मोल में फिक्स होता है कितने पार्टिकल्स होंगे? एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब उसमें से आपको एक एटम का मास पता है, सबका निकाल लो तो जितने का, ठीक है ना, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल्स का जितना मास आएगा वही 1 मोल का मास होता है। तो इंटू एवोगैड्रो नंबर Na। तो एक एटम का मास कितना है? 4u इंटू Na। u को ग्राम में चेंज कैसे करोगे? तो 1u जो होता है कितने ग्राम्स के बराबर होता है? 1 में Na ग्राम्स के बराबर होता है। वैल्यू पुट कर दो जरा। तो 4 इंटू 1 में Na इंटू Na, ये वैल्यू ग्राम में आएगी, Na से Na कैंसिल, तो ये क्या आ गया? 4 ग्राम। आप समझ रहे हो? तो देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात है। अगर 4u लिखा हुआ है तो वो हीलियम के एक एटम का मास होता है, लेकिन अगर ये 4 ग्राम हो जाए तो उसके 1 मोल का मास होता है। 1 मोल एटम्स का मास मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। और ये जो 4 ग्राम होता है ये इसका 1 मोल का मास है, तो इसीलिए ग्राम एटॉमिक मास होता है। ग्राम एटॉमिक मास है, और यही क्या है? इसका मोलर मास भी है। समझ गए? 4 ग्राम। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था, पहले करके बताया भी था कि अगर आप हीलियम का 4 ग्राम लेके आते हो तो उसके 4 ग्राम में कितने हीलियम के एटम्स प्रेजेंट होंगे? एवोगैड्रो नंबर। इसी को हम 1 मोल बोलते हैं। तो 1 मोल का मास है 4 ग्राम, और यही क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास होता है। ठीक है ना, जबकि एक एटम का मास एटॉमिक मास होता है। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। हाँ, बोलचाल की भाषा में आप कह दो एटॉमिक मास 4 ग्राम है, बोलचाल की भाषा में, लेकिन आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने 4 ग्राम लिखा है तो वो एक्चुअल में उसका ग्राम एटॉमिक मास है, लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो 4u होता है, उसके एक एटम का मास होता है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ऐसी एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन, तो देखो ऑक्सीजन का देखो जरा, O2। तो इसके एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। इसके एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? 32u होता है। अब आपको क्या करना है? इसका ग्राम मोलिकुलर मास निकालना है, क्योंकि मॉलिक्यूल है तो ग्राम मोलिकुलर मास या सिंपल मोलर मास है। ठीक है, ये जो एक मॉलिक्यूल का मास है ये इसका मोलिकुलर मास है, और यहाँ पे एक एटम का जो मास है ये एटॉमिक मास है, ये याद रखना। ठीक है,
तो मैं अब निकालता हूं इसके 1 मोल का मास। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2, O2 मॉलिक्यूल के 1 मोल का मास क्या होगा? और यही क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। ये क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझ गए? और ये निकालोगे कैसे? तो 1 मॉलिक्यूल का मास, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रो नंबर। इसके 1 मॉलिक्यूल का मास कितना है? 32U इंटू Na। और U को ग्राम में कैसे चेंज करते हैं? 1U जो होता है 1 अपॉन में Na ग्राम्स के बराबर होता है। पुट कर दो। तो 32 इंटू 1 अपॉन में Na इंटू Na, और ये ग्राम में आएगा तो ये कट गया, तो ये क्या हो गया? 32 ग्राम। समझ रहे हो? अगर 32U लिखा हुआ है, 32U लिखा हुआ है, तो वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के 1 मॉलिक्यूल का मास है। O2 का 1 मॉलिक्यूल का मास 32U। लेकिन अगर वही 32 ग्राम में लिख जाए, ग्राम में आ जाए, तो वो उसके 1 मोल का मास होता है, जिसे हम ग्राम मोलिकुलर मास बोलते हैं या सिंपल मोलर मास बोलते हैं। तो एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में डिफरेंस होता है, या मोलर मास में बोलो सिंपल। ऐसी मोलिकुलर मास एंड ग्राम मोलिकुलर मास में डिफरेंस होता है। ठीक है ना? मोलिकुलर मास 1 मॉलिक्यूल का मास, लेकिन ग्राम मोलिकुलर मास उसके 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास है। 1 मोल का मतलब 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लाओगे, तो इतने मॉलिक्यूल्स का मास जो होगा वो आपका मोलर मास होता है, ग्राम मोलिकुलर मास है। समझ रहे हो? पर जो आगे का नंबर लिखा होता है वो नहीं बदलता। ठीक है, देख लो जरा, नहीं बदलता। अगर 4U लिखा है तो हमने उसके 1 एटम का मास लिख दिया है, अगर 4 ग्राम लिखा है तो उसके 1 मोल का मास लिख दिया है। ऐसी ऑक्सीजन के लिए अगर 32U लिखा हुआ है तो उसके 1 मॉलिक्यूल का है, अगर 32 ग्राम लिख दिया है तो उसके 1 मोल का मास है। समझ गए? चलो, तो इतना सबको क्लियर हो गया? ये डिफरेंस सबको पता लग गया? ठीक है, यहाँ पे वैसे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एटॉमिक मास के बारे में भी लिख देता हूँ। एटॉमिक मास ये हमेशा एक एटम का मास होता है, मास ऑफ 1 एटम। और मॉलिक्यूलर मास है 1 मॉलिक्यूल का मास है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल का मास। और आपको मालूम है कि ये कैसा होता है? रिलेटिव होता है। कैसा होता है? रिलेटिव है। किससे कंपेयर करके निकाला जाता है? रेफरेंस होता है कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास के 12वें हिस्से से, 1/12 पार्ट से, या उसके एक पार्टिकल के मास से कंपेयर करके हम ये निकालते हैं एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये एक एटम का होता है, ये एक मॉलिक्यूल का होता है। तो ये डिफरेंस है ग्राम एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास में। ऐसी ग्राम मोलिकुलर मास एंड मोलिकुलर मास में याद रखना, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास, इनको मोलर मास बोलते हैं। ठीक है ना? सिंपल मोलर मास है। तो जब भी आपको केमिस्ट्री में किसी का मास, वैसे जैसे बोलते हैं ना, मैं एटॉमिक मास बताओ या मोलिकुलर मास बताओ, तो सिंपल है कि आप उसे मोलर मास बोलो। मोलर मास, मोलर मास उसको बोलना सही है। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत इसमें? तो मोल कंसेप्ट आपका यही था। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ो। अभी मैंने इसके अंदर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना नहीं बताया है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो, गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है ना? और ऐसी वेट अगर आता है तो गिवन वेट, गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। पर मैं इसे नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो कोई इसका फायदा नहीं है। ठीक है ना? तो इतना आप अच्छे से समझ के आओ। कोई दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछ लेना। समझ गए? तो ये था आपका मोल कंसेप्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में एंड मास के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और वो एक्चुअली बताता क्या है वो भी हम देखेंगे। जैसे एवोगैड्रो नंबर कहाँ से आया, उसके पीछे का जो लॉजिक है, वो नंबर कहाँ से आया है। एवोगैड्रो ने एक सिंपल सा लॉजिक लगाया था, तो वो मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरह का लॉजिक लगाया था। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।